नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की इस खास पड़ताल में। आज हम बात कर रहे हैं उन मशीनों की जो आजकल आसमान में खूब दिखती हैं। मानव रहित हवाई वाहन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, UAVs, जिन्हें हम सब आप जानते हैं ड्रोन्स कहते हैं। जी बिल्कुल। ये वो हवाई जहाज है जिनमें पायलट नहीं बैठता। इन्हें या तो कोई जमीन से उड़ाता है या फिर ये कंप्यूटर के जरिए खुद ब खुद उड़ते हैं, स्वायत्त रूप से। और हमारी ये जो आज की चर्चा है ना, ये विकिपीडिया के एक लेख पर आधारित है। काफी तफसील से लिखा गया है। तो हमारा मकसद है इस लेख से वो खास बातें निकालना, समझना कि ये ड्रोन्स आखिर हैं क्या, कहाँ से आए, कितने तरह के होते हैं, क्या काम आते हैं और इनका मतलब क्या है हमारे लिए। हाँ, और मज़ेदार बात यह है कि आज तो ड्रोन्स खिलौनों जैसे भी हैं, शौकिया फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल होते हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े सैन्य अभियानों में भी। लेकिन इनकी कहानी शुरू हुई थी उन कामों के लिए जिन्हें इंसान करना पसंद नहीं करते। अच्छा, कौन से काम? वो जिन्हें कहते हैं डल, डर्टी और डेंजरस, यानी जो काम उबाऊ हो, गंदे हो या फिर खतरनाक। दिलचस्प। तो चलिए फिर इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि इनके इतने सारे नाम क्यों हैं। UAV, ड्रोन, UAS, क्या चक्कर है? हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, UAV मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये तो हुई तकनीकी बात। ज्यादातर फौज वगैरह में इस्तेमाल होता है ये शब्द। ठीक है। फिर है ड्रोन। ये शब्द असल में काफी पुराना है। 1930s के दशक में ब्रिटेन ने निशाना साधने के अभ्यास के लिए कुछ बिना पायलट वाले विमान बनाए थे, जैसे डी हैविलैंड क्वीन बी। क्वीन बी, रानी मधुमक्खी। हाँ, तो उसी से ये ड्रोन नाम चला, जिसका मतलब होता है नल मधुमक्खी। अरे वाह, ये तो बढ़िया कनेक्शन है। बिल्कुल। फिर एक और शब्द आया, UAS, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। अब ये सिर्फ हवाई जहाज की बात नहीं करता, ये पूरे निजाम की बात है। इसमें जमीनी कंट्रोल स्टेशन भी आ गया, कम्युनिकेशन लिंक, सब कुछ। अच्छा, मतलब सिर्फ उड़ने वाली चीज नहीं बल्कि उसे उड़ाने वाला पूरा सिस्टम। सही। अमेरिका का रक्षा विभाग, FAA, ICAO जैसी जो बड़ी संस्थाएं हैं ना, वो अब इसी शब्द को ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। और कनाडा में RPAS, वो क्या है? हाँ, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ये इस बात पर जोर देता है कि कोई ना कोई इसे दूर से उड़ा रहा है। वैसे अब अनमैन्ड की जगह कभी-कभी अनक्रूड शब्द भी इस्तेमाल होने लगा है। समझ गया। एक आम सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा, एक फौजी ड्रोन और जो ड्रोन हम शौकिया तौर पर उड़ाते हैं, इनमें मोटा मोटी क्या फर्क है? देखिए, फर्क तो कई स्तरों पर है। टेक्नोलॉजी में, क्षमता में, मकसद में। फौजी ड्रोन अक्सर ज्यादा दूरी तक जा सकते हैं, ज्यादा देर हवा में रह सकते हैं, भारी सेंसर्स या हथियार भी ले जा सकते हैं और उनका कंट्रोल सिस्टम बहुत सुरक्षित होता है। वहीं जो शौकिया ड्रोन हैं, वो आम तौर पर छोटे होते हैं, कम दूरी तक जाते हैं, मुख्य रूप से फोटोग्राफी या बस मनोरंजन के लिए। हालांकि उनमें भी आजकल काफी ऑटोमेटिक क्षमताएं होती हैं, जैसे FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू या अपनी जगह पर मंडराना। सही। तो मतलब हर जरूरत के लिए अलग तरह का ड्रोन। अब ये कितने तरह के होते हैं? सुना इनका वर्गीकरण भी बड़ा पेचीदा है। हाँ, है तो सही। इनको कई पैमानों पर बांटा जाता है, पर हम मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं। एक तरीका है क्षमता के आधार पर, यानी कितनी दूर जा सकता है, रेंज, और कितनी देर हवा में रह सकता है, एंड्योरेंस। अच्छा। कुछ होते हैं बिल्कुल पास की निगरानी के लिए, समझ लीजिए 5 किलोमीटर से भी कम। तो कुछ ऐसे भी हैं जो हजारों किलोमीटर दूर जा सकते हैं और कई घंटों या यहाँ तक कि दिनों तक हवा में रह सकते हैं। दिनों तक? कमाल है। और आकार या वजन के हिसाब से? बिल्कुल, बहुत छोटे, जिन्हें नैनो कहते हैं, 250 ग्राम से भी कम वजन के, उनसे लेकर बहुत बड़े जिनका वजन कई टन हो सकता है। नेटो और अमेरिकी सेना के अपने अपने वर्गीकरण हैं, पर मूल विचार यही है। छोटे ड्रोन नजदीकी कामों के लिए, बड़े ड्रोन ज्यादा महत्वपूर्ण मकसदों के लिए। ऊंचाई का भी फर्क होता होगा? हाँ, ऊंचाई भी एक पैमाना है। कुछ होते हैं हैंडहेल्ड, मतलब हाथ से फेंके जाने वाले, वो कुछ 1000 फीट तक जाते हैं। फिर आते हैं MALE यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, जो 30,000 फीट तक जाते हैं। और फिर HAL हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ये तो 60,000 फीट से भी ऊपर उड़ते हैं। 60,000 फीट?
मतलब सामान्य हवाई जहाजों से भी ऊपर। जी हाँ, मौसम के असर से भी काफी हद तक ऊपर। ये तो बिल्कुल कारों जैसा हो गया। हैचबैक, सेडान, एसयूवी, ट्रक, अलग अलग काम, अलग साइज, अलग क्षमता, है ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। एक और अहम पहलू है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, यानी ड्रोन कितना खुद से काम कर सकता है। अच्छा, मतलब कितना ऑटोमेटिक है। सही। क्या वो पूरी तरह रिमोट से ही कंट्रोल होता है या उसमें कुछ ऑटोमेटिक फीचर है, जैसे घर वापस लौटो वाला बटन होता है ना आजकल कई ड्रोन्स में, रिटर्न टू होम। या फिर वो पूरी तरह खुद ही अपना रास्ता और काम तय कर सकता है? आजकल ड्रोन्स में स्वायत्तता लगातार बढ़ रही है। और इन्हें ताकत कहाँ से मिलती है? मतलब उड़ते कैसे हैं? बैटरी, पेट्रोल? दोनों, और भी बहुत कुछ है। छोटे ड्रोन्स में बैटरी बहुत आम है, लिथियम पॉलीमर वाली। ये शांत होते हैं, रखरखाव कम चाहिए, पर उड़ान का समय सीमित होता है। हाँ, वो तो है। बड़े ड्रोन्स में अक्सर ईंधन वाले इंजन होते हैं, गैसोलीन या जेट फ्यूल वाले। ये ज्यादा देर तक उड़ सकते हैं, ज्यादा वजन उठा सकते हैं, पर शोर करते हैं और इनका रखरखाव भी ज्यादा होता है। और कोई तरीके? हाँ, हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक उभरते हुई तकनीक है। ये बैटरी से ज्यादा चलती है और गर्मी भी कम छोड़ती है। फौजी नजरिए से ये अहम हो सकता है। और फिर है सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन। सोलर पावर वाले? जी, ये बहुत ही लंबी उड़ानों के लिए बनाए जा रहे हैं। ऐसे ड्रोन जो महीनों तक हवा में रह सकते हैं। इन्हें एटमोसैट या वायुमंडलीय उपग्रह भी कहते हैं। महीनों तक हवा में? ये तो सच में कमाल है। अच्छा, तो इन सब क्षमताओं तक हम पहुंचे कैसे? इनका इतिहास क्या कहता है? कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? इतिहास तो वाकई बहुत दिलचस्प है। बिना पायलट के उड़ने वाली चीज का पहला आइडिया तो काफी पुराना है। सोचिए 1849 में ऑस्ट्रिया ने वेनिस पर बम गिराने के लिए बिना पायलट वाले गुब्बारों का इस्तेमाल किया था। गुब्बारे? 1849 में? पर वो काम किए? ज्यादातर नहीं, हवा के साथ बह गए। लेकिन हाँ, ये नौसैनिक विमानन में हवाई शक्ति का पहला आक्रामक उपयोग माना जाता है। गजब है। फिर असली शुरुआत कब हुई? फिर 20वीं सदी की शुरुआत में रेडियो कंट्रोल पर काम हुआ। 1916 में पहला रेडियो नियंत्रित एरियल टारगेट बना, मतलब निशानेबाजी के अभ्यास के लिए। और जैसा हमने पहले बात की, 1935 में क्वीन बी टारगेट ड्रोन आया, जिसने ड्रोन नाम को मशहूर किया। हाँ, क्वीन बी वाला किस्सा याद है। पहले विश्व युद्ध में अमेरिका ने केटरिंग बग नाम का एक तरह का उड़ने वाला टॉर्पीडो भी बनाया था। यानी शुरुआत या तो टारगेट प्रैक्टिस के लिए हुई या फिर एक तरह की गाइडेड मिसाइल के तौर पर। बिल्कुल। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने V1 फ्लाइंग बॉम्ब्स इस्तेमाल किए, जो एक तरह के क्रूज मिसाइल ड्रोन थे। अमेरिका में भी रेडियो प्लेन कंपनी ने टारगेट ड्रोन बनाए, जिन्हें बाद में हमलों के लिए भी इस्तेमाल करने की कोशिश हुई। और फिर शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ? शीत युद्ध में विकास तेज हुआ, खासकर 1960 में, जब सोवियत संघ ने अमेरिका का U-2 जासूसी विमान मार गिराया। उस घटना के बाद अमेरिका ने पायलटों की जान जोखिम में डाले बिना जासूसी करने के लिए UAVs पर गंभीरता से काम शुरू किया। इसे रेड वैगन प्रोग्राम कहा गया था। वियतनाम युद्ध में इनका काफी इस्तेमाल हुआ निगरानी के लिए। और मध्य पूर्व में इजराइल का जिक्र आता है बार बार इस कहानी में। हाँ, वो एक बहुत अहम मोड़ था। 1973 के यौम किपुर युद्ध में इजराइल ने ड्रोन्स का इस्तेमाल दुश्मन की मिसाइलों को भटकाने के लिए किया, चालाकी से। लेकिन असली कहानी बदली 1982 के लेबनान युद्ध में। वहां क्या हुआ? वहां इजरायली UAVs ने सीरिया की जो एयर डिफेंस मिसाइलें थी ना, उनकी लोकेशन और दूसरी जानकारी बिल्कुल रियल टाइम में, मतलब उसी वक्त, अपनी वायुसेना को भेजी। नतीजा ये हुआ कि इजरायली वायुसेना ने उन मिसाइलों को बड़ी आसानी से तबाह कर दिया और अपना कोई पायलट नहीं खोया। अरे बाप रे, ये तो वाकई युद्ध का तरीका बदलने वाली बात हो गई। रियल टाइम जानकारी, वो भी बिना किसी इंसानी जोखिम के। निश्चित रूप से। ये सिर्फ रिमोट कंट्रोल वाले हवाई जहाज नहीं थे, ये एक पूरा सिस्टम था। कैमरा, डेटा लिंक, जमीन पर विश्लेषण करने वाले लोग। इसने साबित कर दिया कि UAVs युद्ध के मैदान पर कितना बड़ा फर्क डाल सकते हैं। इसी सफलता ने अमेरिका और दूसरे देशों को भी बहुत प्रेरित किया। तो इसके बाद अमेरिका ने भी तेजी दिखाई? जी हाँ, इसके बाद AI पायनियर जैसे ड्रोन बने, जो अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर विकसित किए। अच्छा। और ये 1991 के खाड़ी युद्ध में काफी इस्तेमाल हुए। अच्छा। और फिर हथियारों से लैस ड्रोन कब आए? वो प्रेडेटर वगैरह। हाँ, वो आए 2000 के दशक की शुरुआत में। हाँ।
MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन पर हेलफायर मिसाइलें लगाकर उसे हमला करने लायक बनाया गया। इसके बाद तो जैसे एक नई दौड़ ही शुरू हो गई। आप अंदाजा लगाइए 2012 तक अमेरिकी एयरफोर्स के पास करीब 7,500 UAVs थे, मतलब उनके कुल विमानों का लगभग 1/3। 1/3 बहुत बड़ा नंबर है ये तो। बिल्कुल। हाँ। और सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं, CIA जैसी एजेंसियां भी इनका इस्तेमाल करती रही हैं। आज तो 50 से ज्यादा देश इनका इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका, इजराइल के अलावा चीन, तुर्की, ईरान जैसे देश भी अब बड़े निर्माता बन गए हैं। खुद बनाते हैं। और आम लोगों के लिए ड्रोन का बाजार कैसे बढ़ा, वो DJI वगैरह, हाँ, वो भी एक अलग कहानी है। DJI जैसी कंपनियों ने तो आम लोगों के लिए ड्रोन बाजार में जैसे क्रांति ही ला दी। हाँ। हाल की घटनाओं को देखें तो 2020 में नौगोर्नो काराबाख का युद्ध हुआ। उसमें तुर्की के बैराक्टर TB2 ड्रोन की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। हाँ, सुना था उसके बारे में। और एक और दिलचस्प बात, नासा ने तो कमाल ही कर दिया। मंगल पर इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर उड़ाया, वो भी एक तरह का ड्रोन ही है। अच्छा। और अब शनि के चांद टाइटन पर ड्रैगन फ्लाई मिशन भेज रहे हैं, वो भी एक बड़ा ड्रोन है। मतलब धरती से बाहर भी पहुंच गई ये तो। जी। और हाल में अप्रैल 2024 में ईरान इजराइल तनाव के बीच भी सैकड़ों ड्रोन इस्तेमाल हुए। तो आप देख सकते हैं कि इनका महत्व कितना बढ़ गया है। बाजार भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अंदाजा है कि अगले 10 साल में ये लगभग दोगुना हो जाएगा, $20 बिलियन तक। इस पूरी कहानी से ये तो साफ है कि तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। जरा इनकी बनावट और अंदर की तकनीक पर भी बात करते हैं। ये सामान्य जहाजों से कैसे अलग होते हैं डिजाइन में? देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि पायलट के लिए जगह नहीं चाहिए, तो कॉकपिट, ऑक्सीजन सिस्टम, इजेक्शन सीट, ये सब तामझाम नहीं होता। इससे वजन कम होता है और डिजाइन करने वालों को ज्यादा आजादी मिलती है। अच्छा, किस तरह की आजादी? आप अजीबोगरीब शक्ल के ड्रोन भी देख सकते हैं, जैसे सिर्फ पंख हों या पंख और बॉडी एक में ही मिले हुए हों, ब्लेंडेड विंग बॉडी। ये डिजाइन अक्सर स्टिल्थ के लिए अच्छे होते हैं, मतलब रडार से छिपने में मदद करते हैं। और छोटे ड्रोन्स के लिए मल्टी रोटर डिजाइन बहुत आम है, जैसे क्वाडकॉप्टर, जिसमें 4 पंखे होते हैं। हाँ, वो तो बहुत दिखते हैं आजकल। वो इसलिए क्योंकि वो एक जगह पर हवा में स्थिर रह सकते हैं, मंडरा सकते हैं और कहीं भी सीधे उतर सकते हैं या उड़ान भर सकते हैं। VTOL, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। समझ गया।